मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ईरान के युद्ध में शामिल हो जाने के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब उसमें ईरान भी शामिल हो गया है। ईरान का शामिल होना बहुत मायने रखता है, विश्व के लिए ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक भारत के लिए भी। इसलिए आपको मानकर चलना चाहिए कि यह जो टॉपिक है अपने आप में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों ही दृष्टियों से इंपॉर्टेंट है। पहली दृष्टि जनरल स्टडीज, दूसरी दृष्टि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल पेपर लेते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तीसरा नो डाउट कि मेंस की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री मेंस ये दो दृष्टियां हो गई और ऑप्शनल पेपर का तीसरा मार्ग हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए तो उसका मतलब क्या है? देखिए, सिविल सर्विस परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट है उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये स्ट्रेट एग्जामिनेशन नहीं है और लगातार मैं इस पर आप लोगों से बातें करता आ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बातों पर आपको कितना यकीन होता है या नहीं होता है, लेकिन चूंकि मुझे अपनी इन बातों पर बहुत ज्यादा यकीन है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं तो डेफिनेटली फिर मुझे अपनी बात तो आपके साथ शेयर करनी ही चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा और वो ये है कि जो शाश्वत अग्रवाल है इस बार 121 रैंक उनकी आई है। वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। लगभग 2 घंटे तक उनसे लाइव बातचीत हुई है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे प्लेटफॉर्म पर है, AFEIS पर। मैं चाहूंगा कि एक बार उसे आप जरूर जाकर के सुने और ध्यान से सुने, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लीज आप उन्हें नोट भी कर लें। आप पाएंगे कि शाश्वत जितनी भी बातें कर रहे हैं लगभग वही बातें मैं भी करता हूं, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि चूंकि शाश्वत हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो उन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया और सफलता तक पहुंचे। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि प्लीज आप उसे एक बार जरूर देखें, और जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं उन्हें आप आउटराइट रिजेक्ट मत कर दें कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। उस पर थोड़ी देर के लिए आप विचार करें। जब हम किसी भी इस तरह की घटनाओं के बारे में विचार करते हैं या उस पर अपनी दृष्टि बनाना चाहते हैं तो ऐसा करने में फिर थोड़ा सा वक्त लगता है। आप हड़बड़ा करके ऐसा करेंगे बात नहीं बनेगी। आप सोचेंगे कि अखबार के किसी एक आर्टिकल के आधार पर आपकी तैयारी हो जाएगी, वह भी नहीं होगा। एक एडिटोरियल कमेंट भी आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए करना यही पड़ता है कि आपको क्रमशः धीरे 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 उस टॉपिक को अपने दिमाग के अंदर बिल्डअप करना पड़ता है। पिरामिड की तरह धीरे 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 उसका निर्माण करना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा सबके लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप उस सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, सिलेबस तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके जो केंद्र में है, इसके केंद्र में भारत है। इसकी जो आत्मा है इंटरनेशनल रिलेशन की, मूलतः वो भारत है। चाहे भारत एक फिजिकल कंट्री के रूप में हो, चाहे भारत एक व्यवहार के रूप में हो, चाहे भारत एक सिद्धांत के रूप में हो, लेकिन है उसके केंद्र में भारत ही। प्लीज इसे आप नोट कर लें। चूंकि अभी जो ईरान का मामला है वह भारत से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको चाहिए कि इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बने, और पकड़ कुछ इस तरीके से हो कि इसके इर्द गिर्द, यानी कि ईरान और भारत के संबंधों के इर्द गिर्द आपको दुनिया की स्थितियों की भी जानकारी मिल जाए। हम बात तो करेंगे ईरान और भारत के बारे में, लेकिन इन दोनों के साथ साथ जो विश्व का परिदृश्य है वो किस तरीके का होगा, इस पर भी हमें थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम इस तरह से किसी भी टॉपिक को तैयार करते हैं तो हमारी जो एनालिटिकल पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो हमसे बचकर निकल नहीं सकता। हम उस पर लिख करके आएंगे और बेहतर तरीके से लिख करके आएंगे। अगर पूरी तरह से बेहतर तरीके से लिख कर नहीं भी आ सके तो दूसरों की तुलना में तो हम बेहतर तरीके से लिखेंगे ही लिखेंगे। राइट? तो आइए अब इस पृष्ठभूमि के बाद इस पर कुछ सीधे सीधे बातें करते हैं। बेशक है ईरान का युद्ध में शामिल होना। किस युद्ध में शामिल हुआ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अप्रैल के मध्य में इजराइल ने, आपको नाम और बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इजराइल ने बाकायदे ईरान के एक दूतावास पर हमला कर दिया। दूतावास पर हमला हो गया तो ईरान का तिल मिलाना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो ईरान को जवाब देना था और ईरान ने भी बदले में 300 मिसाइल्स दागी। यहाँ से घटना की शुरुआत होती है। लेकिन जो इजराइल है वो अपने आप में इतना पावरफुल कंट्री है और खासकर वेपन के मामले में, युद्ध नीति के मामले में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। छोटा सा देश है। ये जो 300 मिसाइल्स दागी गई ये इजराइल को खरोच तक नहीं पहुंचा सकी।
हालांकि अमेरिका ने शुरू से ये बात कह दी थी कि ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, और हो सकता है कि इजराइल इसी डर से उसने पहले अटैक कर दिया हो, लेकिन मामला हुआ। दोस्तों, थैंक गॉड कि इसके बाद ये बहुत मामला आगे नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि जब ईरान की मिसाइल सब नाकाम हो गई तो ईरान ने फिर से मिसाइल्स नहीं दागी और फिर से इजराइल ने कुछ नहीं किया, तो मामला दोनों के बीच में अब लगभग शांत सा तो हो गया है। लेकिन ये मान करके चलिए कि ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो गया। किस युद्ध में? ये बेसिकली युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। जो फिलिस्तीन है आप उसे कह लीजिए कि हमास के बीच में। हमास क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, कोई सरकार नहीं है। अब ये बात अलग है कि फिलिस्तीन के उस एरिया में किसी आतंकवादी गुट का प्रभुत्व है, अलग है, लेकिन हमास कोई सरकार नहीं है। यह बेसिकली एक आतंकवादी संगठन है। इसलिए अखबारों में कहीं कहीं आपको इजराइल और हमास का युद्ध ये भी पढ़ने को मिल जाता होगा। अब आप देखिए जो फिलिस्तीनी है वो बेसिकली मुस्लिम राष्ट्र है, इजराइल यहूदी राष्ट्र है, और इजराइल अभी जिस तरह से कदम उठा रहा है तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि फिलिस्तीन का नाम निशान खत्म हो जाए। तो ऐसे में जो खासकर अरब राष्ट्र हैं या यूं कह लीजिए कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनकी कहीं न कहीं सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति होगी ही, और धीरे धीरे विश्व की सहानुभूति भी अब फिलिस्तीनियों के प्रति होती जा रही है, क्योंकि इजराइल अटैक को रोक नहीं रहा है और वहां नागरिक जो है बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक गलत कदम है। एक आतंकवादी संगठन को समाप्त करने के लिए आप वहां के लोगों को समाप्त नहीं कर सकते। तो इजराइल पर भी इस बात का दबाव है कि वो युद्ध रोके, और अमेरिका जैसे देश भी अब इस तरह का दबाव डालने लगे हैं, लेकिन अभी इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं है। चलिए, ये एक पक्ष हो गया, ठीक है। अब हम ईरान पर आते हैं। अभी मामला ठंडा है। अब हमें देखना होगा कि बेसिकली ये ईरान क्या है, तभी हम फिर भारत के संदर्भ में उसकी बात कर सकेंगे। तो यहाँ मेरी एक दो राय आपको है। ईरान जो है, थोड़ा सा ईरान के इतिहास को देख लीजिए बहुत ही संक्षिप्त में। मेरे जो ऑनलाइन लेक्चर हैं उनमें मैंने ऐसा किया है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक नाम पढ़ने को मिलता होगा, पर्शिया। ये ईरान का ही पुराना नाम है, पर्शिया, राइट। चलिए, अब इसका नाम है ईरान। अब तो वो इस्लामिक देश है ईरान, राइट। ये वेस्ट एशिया का देश है, वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया। कहीं कहीं आपको ये मध्य पूर्व एशिया भी पढ़ने को मिल जाएगा। मूलतः हम मान करके चलते हैं पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया शब्द ज्यादा प्रचलित है। पश्चिम एशिया का देश है। राजधानी इसकी तेहरान है। 9 करोड़ की इसकी लगभग आबादी है। अच्छी खासी आबादी है, 9 करोड़ अच्छी आबादी मानेंगे। और यहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके ध्यान में ला रहा हूं जिससे कि आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझ सके। यहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं वो शिया मुस्लिम है। शिया मुस्लिम, शिया और सुन्नी के बारे में आप जानते होंगे। जो 95% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिमों की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ होता क्या है। जो मेरी पहली सलाह आपके लिए है वो ये है कि आप एटलस खोलें या नक्शे के सामने जाकर खड़े हों और ईरान को लोकेट करें कि ये कहाँ पर स्थित है। मैं चाहूं तो मैं अभी आपको बता सकता हूं कि कहां पर स्थित है और इसकी जो सीमा रेखाएं हैं किन किन देशों को छूती हैं, बड़ी आसानी से मैं बता सकता हूं। और मुझे मालूम है कि जब मैं बताऊंगा तो उस समय चीजें आपके दिमाग में आती भी चली जाएंगी। इतना कठिन काम नहीं है। और जब चीजें आती चली जाएंगी तो आपके दिमाग में ये भ्रम हो जाएगा कि मुझे तो अब मालूम है, मुझे तो ये याद हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 दिन भी अगर ये आपको याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप भूल चुके होंगे। और जो प्री एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतने आसान नहीं होते कि भूलने के बाद भी आप उनको सही करके आ सकें, और खासकर एक ऐसे प्रश्न को जिसमें उस देश की सीमाओं पर स्थित राष्ट्रों के बारे में पूछा गया हो। तो फिर आप करेंगे क्या? मैं वही आपको बता रहा हूं कि प्लीज आप नक्शे के सामने जाएं या एटलस खोलें और उसमें बकायदे ईरान को लोकेट करें कि यह कहां पर है। और लोकेट करने के बाद उसके जो आसपास दूसरे देश हैं उनको ध्यान से देखें। ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप नाम भर पढ़ें। आप देखें किस किस दिशा में कौन कौन से देश हैं, और फिर भारत से उसे जोड़ करके देखें कि भारत के साथ कहाँ कितनी दूरी पर है। तो आपको पता लगेगा कि हमारा भारत है। इसके बाद फिर हम जब भारत के वेस्ट में जाते हैं तो पाकिस्तान पड़ जाता है, और पाकिस्तान से जब हम जाते हैं तो फिर उधर अफगानिस्तान और ईरान पड़ जाते हैं। यानी कि ईरान हमसे कोई बहुत दूर नहीं है, और ईरान का युद्ध में शामिल होना हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम केवल भौगोलिक स्थिति के आधार पर मूल्यांकन करें तो। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ईरान है बहुत से देशों की सीमाएं उससे मिलती है। 1-2 देश ने बहुत से देशों की सीमाएं उससे मिलती है। उसे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान के आसपास जो समुद्र हैं, प्लीज आप उन्हें जरूर देखें। स्पेशली मैं कह रहा हूं कि उन्हें जरूर देखें कि कौन कौन से गल्फ समुद्र जो भी हैं वो वहां स्थित हैं। क्योंकि जब आप आगे जाकर के ईरान के इम्पैक्ट को जानना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा,
विश्व व्यापार पर, विश्व की स्थिति पर, भारतीय व्यापार पर, भारत की आर्थिक स्थिति पर, तब समुद्र बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। तो दोस्तों प्लीज आप ऐसा करें। अगर आप इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे सर ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, बशर्ते कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।